हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुरु लर्निंग ऐप पे आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की एक क्लास 12th क्लास इंग्लिश के लिए ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे आधारित है। आज की इस क्लास में मैं आप सब किसी को बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आधार पर ग्रामर के कुछ रूल्स, कुछ कंसेप्ट सेंटेंसेस के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा। आज की इस बेसिक क्लास में आप सभी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन टारगेट फॉर 2022 एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। तो आइए इस बेहद ही खूबसूरत क्लास की हम शुरुआत करें। और स्टूडेंट्स, इस क्लास को सिंसियरली पढ़ना है, हमें ध्यान से पढ़ना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़नी है। तो आइए हम ग्रामर के कुछ रूल्स को सेंटेंसेस के आधार पर, क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं और उन्हें समझते हुए अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 7 सेंटेंसेस लिखी हैं और इन्हीं 7 सेंटेंसेस के आधार पर हम ग्रामर के कुछ स्पेशल रूल्स को सीखेंगे। और इन सभी रूल्स को आप ध्यान से समझिए और अगर जरूरत लगे तो उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखिए भी। उन रूल्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इन्हीं के आधार पर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर पढ़ने का ये एक अलग तरीका है। आइए देखते हैं ये तरीका हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। सो लेट स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, आई वांटेड टू सिंगिंग इन द फंक्शन। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? I wanted to singing in the function। इस सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं और ग्रामर के कुछ रूल्स को समझते हैं। पहले सेंटेंस में है कि I wanted to singing in the function। स्टूडेंट, टू को लेकर एक रूल है कि टू के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब 1 होनी चाहिए। टू के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है हमेशा। ये ग्रामर का एक रूल है और एग्जाम पे इस पे आधारित क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहां वांटेड टू और इस टू के बाद सिंगिंग वर्ब 4 का प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ। तो करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमें टू के बाद वर्ब 1 लिखना पड़ेगा और वर्ब 1 हम लिखेंगे यहां सिंग। अब आपकी ये सेंटेंस करेक्ट हुई, आई वांटेड टू सिंग इन द फंक्शन। तो फर्स्ट रूल हमें याद रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, बिहार बोर्ड क्वेश्चंस में, एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है जिसमें 4 सेंटेंस दिए गए होते हैं। चारों में से कोई एक ही सेंटेंस सही होता है, उसे आपको टिक करना होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस सही है? इसके लिए तरीका यह है कि सबसे पहले गलत सेंटेंस ढूंढना है। कहां पे ग्रामर ने गलती की है, गलत सेंटेंस को अगर आप साइड कर देंगे तो आपका सही सेंटेंस मिल जाएगा, जो आपके लिए आंसर बनेगा। और ऐसे 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सी हैज बीन पनिशिंग बाय हर क्लास टीचर। सी हैज बीन पनिशिंग बाय हर क्लास टीचर। तो स्टूडेंट, हमेशा हैज या फिर हैव के साथ अगर बीन यूज किया गया हो
तो हमें वर्ब फोर का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हैज के साथ अगर बीन है तो वर्ब फोर का प्रयोग सही होता है। यहां आप देखेंगे तो यहां हैज के साथ ये बीन है और बीन के साथ यहां वर्ब फोर का इस्तेमाल हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी तरह के सेंटेंस में बाई को यूज किया गया हो तो बाई ये इंडिकेट करता है कि आपका ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस के लिए हमेशा वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है। यानी हैज बीन के अनुसार वर्ब फोर सही है, लेकिन इस सेंटेंस में बाई का प्रयोग किया गया है। बाई हमेशा पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए। उस नियम के अनुसार पनिशिंग यहां गलत होगा और यहां पनिश्ड का आंसर सही होगा। पनिश का वर्ब थ्री यूज करेंगे हम, पनिश्ड यूज करेंगे। तो इस रूल में आपने सीखा कि हैज बिन, हैव बिन या हैड बिन, इनके साथ वर्ब फोर का प्रयोग होना चाहिए। पर अगर सेंटेंस में बाई देखने को मिलता है तो पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस बना और उस समय हमें वर्ब थ्री का प्रयोग करना चाहिए। तो हैज बिन, हैव बिन के साथ बाई रहने पर वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। तो अब वर्ब थ्री यहां राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखें तो मोहित कुड हैव सेंडिंग द लेटर्स। मोहित कुड हैव सेंडिंग द लेटर्स। इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूं। कुड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुड क्या है तो आप सब जानते हैं कि कुड एक मॉडल वर्ब है, यानी ये एक मॉडल्स है। कुड एक मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब का प्रकार होता है। और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं मॉडल्स के साथ हैव लगाया गया हो तो मॉडल्स प्लस हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। मॉडल्स प्लस हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। तो कुड एक मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ अगर हैव आए तो आने वाली वर्ब थ्री होती है। और आप देख रहे हैं कि ये वर्ब फोर का इस्तेमाल यहां हुआ है, तो इस अकॉर्डिंग ये सेंडिंग गलत है। मॉडल्स प्लस हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए। सेंडिंग का वर्ब थ्री सेंट होता है। तो मोहित कुड हैव सेंट द लेटर्स का ऑप्शन सही होगा। थर्ड रूल में आपने सीखा है कि मॉडल्स के साथ अगर हैव हो तो वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए। ये सेंटेंस ऐसे ही सोल्व होंगे और इसी तरह आप सीखेंगे भी। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। गौतम डज नॉट सेलिंग हिज कंपनी। इस सेंटेंस में भी वर्ब का ही एरर है। आप रूल में जाने कि डू या फिर डज या फिर डिड, डू डज या डिड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है। हमेशा डू डज डिड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए। यहां डज का प्रयोग हुआ है तो डज के साथ वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए, और यहां वर्ब फोर का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा गौतम डज नॉट सेल हिज कंपनी। आईएनजी को यहां से रिमूव करना होगा हमको, तब हमारा यह सेंटेंस करेक्ट होगा।
तो इसमें रूल है कि डू डज डीड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो रजत एज वेल एज हिज ऑल फ्रेंड्स आर डांसिंग ऑन द स्टेज। तो इजारिम के साथ वर्ब फोर का प्रयोग होता है, यहां आर के साथ वर्ब फोर का प्रयोग हुआ है। अभी तो ये सेंटेंस पूरा सही लग रहा है। रजत एज वेल एज हिज ऑल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है तो आर लगा, डांसिंग ऑन द स्टेज। मुझे तो लग रहा है कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सेंटेंस करेक्ट है? आइए चेक करते हैं। रूल है कि दो सब्जेक्ट, यहां एक सब्जेक्ट है रजत, रजत डांस कर रहा है और उसके सभी दोस्त डांस कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट हमें मिला है, रजत, हिज ऑल फ्रेंड्स, और ये दोनों सब्जेक्टों को जोड़ा गया है एज वेल एज से। तो अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज की सहायता से जोड़े जाएं तो यहां लगने वाली वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। फिर से सुनिए, अगर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज में जोड़ा है तो वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट रजत है तो रजत के लिए यहां आर नहीं होगा, इज होगा। यह है एज वेल एज से जुड़ने वाले सेंटेंस के लिए रूल कि जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के आधार पर होता है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। सी यूज्ड टू कुकिंग फूड ऑन स्टोव। ये आप सब किसी को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें भी एक एरर है और मुझे लगता है कि आप सभी से ये सॉल्व हो जाएगा। आप समझिए कि यहां टू का प्रयोग किया गया है और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, आपने पढ़ा है। तो देखेंगे क्या टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग हुआ है? नहीं, यहां तो आईएनजी लगा है यानी ये वर्ब फोर है, तो इसलिए ये गलत था। टू के बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, कुक का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। कुक रहेगा यहां, वर्ब वन होगा क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही लिव्स हियर सिंस 2001। लिव्स, जब वर्ब के साथ यस या ईएस लगा हो तो उसे कहा जाता है वर्ब फाइव, और वर्ब फाइव का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वर्ब फाइव का प्रयोग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ अगर टाइम जोड़ना हो आपको कि वो रहता है यहां 2001 से ही, तो अगर सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस में आपको समय जोड़ना हो तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से। ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। कभी भी अगर सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ हमें टाइम जोड़ना हो तो सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट
हैज या हैव प्लस वर्ब 3 किसे बनता है। तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत था, इसे बनाएंगे ही के साथ लगता है हैज, लिव का वर्ब 3 यूज करना है हमें, तो होगा लिव्ड हियर सिंस 2001। ये हुआ इसका करेक्ट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम को जोड़ने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल गया। तो ये सेट 1 था स्टूडेंट। हम सेट 2 और सेट 3 भी आज सॉल्व करेंगे। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आप वीडियो को रोककर इससे संबंधित रूल्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट कुछ सेंटेंसेस अभी और हैं हमारे पास। इन सेंटेंसेस को भी हम समझते हैं और इनसे रिलेटेड ग्रामेटिकल रूल्स को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, परीक्षा आपकी एक दिन होगी, रिजल्ट भी आपका एक दिन आएगा, लेकिन आपकी ये जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो आपके साथ जीवन भर रहेगी। टॉप करने के लिए पढ़िए, पास होने के लिए तो पूरी भीड़ पड़ती है। मकसद हमारा बड़ा होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को देखें। तो स्टूडेंट आप देखिए, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। हैज और हैव के साथ वर्ब 3 का प्रयोग होता है, तो यहां हैज के साथ वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है। ये सेंटेंस सही है, पूरी तरह से सही है, आपको लग रहा है। देखिए, कॉमनली पुलिस, पीपल और कैटल, पुलिस, पीपल और कैटल, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस तो नहीं होता, पर ये सभी प्लूरल होते हैं। आप नाउन को प्लूरल कब मानते हैं? आपको लगता है कि अगर किसी नाउन के अंत में एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। ग्रामर भी कहता है कि किसी नाउन के अंत में अगर एस है तो वो प्लूरल है। पेन से पेन्स बनाना, कॉपी से कॉपीज बनाना, आपने पढ़ा है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। लेकिन ये पुलिस, पीपल, कैटल और भी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस नहीं होता, फिर भी इनको प्लूरल माना जाता है। नेचर ही इनका प्लूरल है। तो पुलिस प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल लगना चाहिए, इसलिए हैज लिखना यहां गलत होगा। प्लूरल वर्ब होता है हैव। यहां का करेक्ट ऑप्शन होता है हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, क्योंकि पुलिस एक प्लूरल नाउन है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना होगा। द रिच इज गेटिंग रिचर। आपको लगेगा कि यह सेंटेंस सही है, क्योंकि इज, आर, एम के बाद वर्ब 4 का प्रयोग होना चाहिए। वर्ब 4 लगा भी हुआ है। ये आप एक बात समझिए, पुअर गरीब होना, अमीर होना, बूढ़ा होना, ये सभी एडजेक्टिव हैं और इनके साथ अगर आप द लगा दीजिए, पुअर गरीब, रिच अमीर, ओल्ड बूढ़ा, इनके साथ अगर आप द लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं नाउन, और ये नाउन होते हैं प्लूरल नाउन। हमेशा इनका नेचर प्लूरल होता है। दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनका बोध हो जाता है जब हम बोलते हैं द पुअर। जितने भी अमीर लोग इस दुनिया में हैं उन्हें एक साथ बोलने के लिए द रिच कह दीजिए, दुनिया के सारे अमीरों की बात आपने कह दी। तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव के साथ अगर अपन द लगाते हैं
तो वो प्लूरल बन जाता है। तो उस रूल के अनुसार आपका जो सेंटेंस है द रिच, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बना और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो इज यहां पे करेक्ट नहीं है, यहां आप यूज करेंगे आर। द रिच आर गेटिंग रिचर, तब ये आपका सेंटेंस सही होगा। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं स्टूडेंट जो आप लोगों को याद रखनी है। बड़ी बड़ी बातें एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, ये चेक करने के लिए कि आप कितने अवेयर हैं, कितनी छोटी छोटी बातों को आप अपने दिमाग में रख पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही थॉट आई एम लेजी। थॉट, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है ये। इसके आधार पे क्वेश्चंस आते हैं, नरेशंस में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ही थॉट, उसे लगा या उसने सोचा। थॉट क्या है? तो थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक मीन्स सोचना, और थिंक का वर्ब टू है थॉट। थिंक का वर्ब टू है थॉट। वर्ब टू इसका मतलब कि पास्ट टेंस, जहां भी वर्ब टू आपको दिख रहा है मतलब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब टू का प्रयोग एक ही जगह होता है, सिंपल पास्ट टेंस, या जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में हुई है। यह सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हुआ है, तो अगर इसका इनिशियल स्टेज, शुरुआती अवस्था पास्ट की है, तो ये आगे भी पास्ट ही होगा। तो यहां एम न लगाकर वाज लगाएंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। रूल के अनुसार अगर आपके सेंटेंस में पहले पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस ही बनेगा, अंदर वो प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। तो थॉट पास्ट टेंस में था, इसलिए हमें आगे भी सेंटेंस को पास्ट करना पड़ा और एम को हमने वाज में चेंज कर लिया। तो अब तक आपने 3 रूल सीखा कि पुलिस, पब्लिक, कैटल प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, और रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, ये सारे जो एडजेक्टिव हैं इंसान की जो विशेषता बताते हैं, इनके साथ अगर हम द यूज कर दें तो ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। और सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपने पास्ट टेंस को यूज किया है तो सेंटेंस के अंदर भी पास्ट टेंस ही यूज होगा। आइए 11 नंबर सेंटेंस, बहुत ही आसान सेंटेंस दिया हूं मैं आपको। डॉक्टर सिन्हा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। इसे बहुत छोटा क्वेश्चन मैंने दिया है आपको बनाने के लिए, इसे समझते हैं, आपको हंसी भी आएगी कि इतने इंपॉर्टेंट क्लास में छोटा सा देने का क्या मतलब था। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है और उस समय आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी मान लेते हैं और उस समय आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, नंबर कटने लगते हैं। बाद में पता चलता है जब एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो ओह शिट, मेरे को तो पहले से पता था इसका आंसर क्या है, एग्जाम में मैंने गलत टिक कर दिया। ओहो, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, कोई फायदा नहीं है। आइए समझते हैं। आप देखिए यहां एन का मैंने एरर उठाया है। यूनिवर्सिटी ववेल के साथ एन का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, लेकिन ववेल और कॉन्सोनेंट का निर्धारण यूनिवर्सिटी, मेरी हिंदी थोड़ी अजीब है, यूनिवर्सिटी, तो ववेल और कॉन्सोनेंट का लेटर मायने नहीं रखता है, उच्चारण मायने रखता है।
उच्चारण शुरू हुआ है य से। य हिंदी का व्यंजन वर्ण है। व्यंजन को ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से यूनिवर्सिटी जब आपने कहा तो शुरू य से हुआ, य कॉन्सोनेंट है इसलिए एन का प्रयोग यहां गलत होगा, ए का प्रयोग यहां करेंगे तो सही होगा। तो यहां ए लगेगा। बहुत मामूली सा क्वेश्चन था, पर ये छोटी छोटी बातें ही मोटी मोटी कंसेप्ट तैयार करती हैं और अच्छे अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं और देखते हैं। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट देन हिम। क्या लग रहा है इसमें? आप देखेंगे। अब मैं आपको इरर समझा देता हूं। इसका इरर केस का इरर है। देखिए, जब भी आप देन का प्रयोग करेंगे, देन, तो देन से पहले आपने जो सब्जेक्ट यूज किया है यू, उसी का केस देन के बाद वाले सब्जेक्ट पर भी होगा। तो देन के पहले आपने यूज किया है यू, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है यानी सब्जेक्टिव केस है। तो देन के बाद भी सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। और हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस था, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा, यहां आप सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। यह रूल लागू होता है देन पर और एज पर। देन और एज से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो देन और एज के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, यह रूल कहता है। इस सेंटेंस को समझते हैं। ही इज हियर सिंस 1982। समय वाली बात है, सिंस 1982। और यहां हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया गया है इज को, जो कि पूरी तरह से इस सेंटेंस को डैमेज कर रहा है, सेंटेंस के अर्थ को बदल रहा है। देखिए, अगर आपके पास सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम है तो हेल्पिंग वर्ब आप हैज बीन या हैव बीन यूज कर सकते हैं। और यह तब होगा जब उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं हो। तो ही इज हियर, वो यहां है 1982 से। इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं यूज हुआ है, इसीलिए इज ना लिखकर यहां हैज बीन लिख देंगे। ही हैज बीन हियर सिंस 1982। केवल इसे देखकर ही हमें ये लगाने का विचार आएगा। पहले चीज क्या था कि यहां कोई मेन वर्ब नहीं था, इसलिए इज की जगह पे आपने हैज बीन लिख दिया। यहां वाज अगर होता तो आप हैड बीन लिखते, वाज रहने पर आप हैड बीन लिख देते। तो ये बात रही इस सेंटेंस में। 14 नंबर सेंटेंस को समझते हैं और इसमें भी मैं टेंस की बात करूंगा आपके साथ। राम इज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years। तो इज आर एम के साथ वर्ब फॉर का प्रयोग होता है। किस टेंस में होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इज आर एम के साथ वर्ब फॉर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपने समय जोड़ने की कोशिश की, फॉर 7 years 7 साल का समय, अगर आपने इसमें समय जोड़ने की कोशिश की, टाइम जोड़ने की कोशिश की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है
हैज या हैव के साथ बीन और उसके साथ वर्ब फोर। तो आपने इज वर्किंग से पहचाना कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। फॉर 7 इयर्स का समय इसमें जुड़ा था, तो जैसे ही टाइम इसमें आया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टाइम से प्यार हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों मिलके बदल गए। प्यार होता है तो परिवर्तन आता है, ये परिवर्तन आ गया तो इज जो की है बदल जाएगा किसमें, हैज और बीन। वर्ब फोर ऑलरेडी पहले से है, तो राम हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 इयर्स। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरह से सेंटेंस के अंदर पढ़कर हम रूल्स सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाने का, और इसी तरीके से पढ़कर एक एक चीजों को देखते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुद कोरम नहीं पूरा कर रहा, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, और ना आप फॉर्मेलिटी कीजिए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस भी देखते हैं, तब तक आप इन सेंटेंस को वीडियो रोक करके आप इस सेंटेंस के आधार पे चाहे तो कुछ रूल्स को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस से हम अपने इन रूल्स को, अपने ग्रामर के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ और सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा और इन सेंटेंस के भी ग्रामर रूल्स को हम देखेंगे और समझेंगे। आप पढ़िए इस क्लास को और इन चीजों को आप अपनी कॉपी में नोट करें और एक बार और इस वीडियो को दोबारा देख लें तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ऐसे ही एग्जाम प्रैक्टिस की क्लासेस में क्रिएट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो आपके एग्जाम को बिल्कुल आसान कर देगी आप लोगों के लिए। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देश के भविष्यों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, भविष्य में बनने वाले माता पिताओं, आइए देखते हैं। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज फाउंड नियर ईच अदर। यहां हेल्पिंग वर्ब की एरर है, मैं आपको बताता हूं कैसे उसे फाइंड आउट करना है। तो एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एंड के पहले वाले नाउन के पास अगर अपना आर्टिकल है, ए एन दो में से कोई भी एक, और एंड के बाद वाले नाउन के पास भी अपना आर्टिकल अगर है, यानी एंड के दोनों तरफ आर्टिकल्स अगर हैं, तो ये दो चीजों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। तब इस पूरे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को हम प्लूरल मानेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां आर का प्रयोग होगा। और अगर मान लेते हैं अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग होता, एक तरफ ये ए नहीं होता, तो ये सिंगुलर मान लिया जाता और सिंगुलर वर्ब सही होता है। यानी एंड के दोनों तरफ अगर आर्टिकल है तो वो प्लूरल है, और एंड के एक तरफ आर्टिकल है पर दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं है, वन साइडेड लव सिंगुलर होता है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो बड़ा कंफ्यूजनल क्वेश्चन है, क्या करें, समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन होता है स्टूडेंट, ऑफ प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, और इस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार, यानी इस ऑब्जेक्टिव केस का हेल्पिंग वर्ब
या मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। उस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट लगा है, ऑफ के पहले जो नाउन या प्रोनाउन है, उसके अनुसार इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस बात को समझिए, जहां भी आप ऑफ देख रहे हैं तो ऑफ प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और इस ऑब्जेक्टिव केस को सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट लगा है उसके अनुसार लगते हैं। इस बात को हम यहां समझते हैं। हमने देखा यहां ऑफ है, तो ऑफ के बाद ये जो फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स, ये ऑब्जेक्टिव केस हुए। इनको इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये वर्ब लगेगा ऑफ के पहले वाले से। ऑफ के पहले ब्लॉक है जो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगा और आप वाज का प्रयोग करेंगे। देखा आपने कितना आसान है कि ऑफ से पहले हमें लिख लेना है। ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, चाहे आपको कितना भी स्टेप आगे क्यों ना जाना पड़े। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। वही बात हुई, ये ऑफ है, ऑफ के बाद 2 लैंग्वेजेस, ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ और इसको इस हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी ऑफ के पहले वाले को देखकर। ऑफ के पहले नॉलेज है, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं ना स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते, उनको सिंगुलर माना जाता है। ग्रामर उनको सिंगुलर मानता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए, यहां इज का प्रयोग कीजिए। यही तो सारी कंसेप्ट है, इन्हीं को तो हमें याद रखना है और इन्हीं के आधार पे हम नंबर भी उठाएंगे। फिर वही बात हो गई ऑफ, तो ऑफ के पहले देखा एवरीवन, तो याद रखिए वन थिंग या बडी, इनसे जो भी शब्द बनते हैं जैसे एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, समवन, समथिंग, समबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। ग्रामर इनको सिंगुलर मानता है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा इनके साथ, तो इनके साथ आप ये वर्ब सिंगुलर लगाइए। ठीक है, फिर वही बात, फिर ये ऑफ आया। मैं आपको बिल्कुल याद करा देना चाहता हूं, ये ऑफ के पहले आपने देखा तो टाइप, टाइप यहां सिंगुलर है तो वर्ब यहां सिंगुलर लगेगा। वास वर्ब 1 है, जब इसे आप वर्ब 5 कर देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब 1 सिंगुलर होता है और वर्ब 5 प्लूरल होता है, तो वर्ब 5 कीजिए। रोहित रजत इज अ बेस्ट सिंगर इन टॉलीवुड। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिग्री भी लेकर आता हूं। डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की बात हम कर रहे हैं। देखिए बेस्ट जो वर्ड है वो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, करना ही करना है आपको, नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होना चाहिए। यहां अ का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है।
यहां द का प्रयोग होगा तो सेंटेंस सही होगा। द बेस्ट लिखना सही होता है। अब ये आज का लास्ट सेंटेंस, मेनी अ मैन हैव सबमिटेड द फॉर्म फॉर इंटरव्यू। इस चीज को समझिए और ध्यान से देखिए। मैं आपको एक रूल समझाता हूं इस पर। मेनी मीन्स होता है बहुत सारे। मेनी के बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, मेनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। मैं एग्जांपल समझा देता हूं। मेनी स्टूडेंट्स आर हियर। अब देखिए, मेनी के साथ जो नाउन रहा वो रहा प्लूरल और वर्ब भी लगा प्लूरल। पर अगर मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग हुआ है तब इसके साथ नाउन लगेगा सिंगुलर और वर्ब भी इसके साथ लगेगी सिंगुलर। यदि मेनी के साथ अगर ए एन आप लगा रहे हैं तो नाउन को सिंगुलर करना है और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो उस रीजन से मेनी अ, तो मेनी के बाद अगर ए आया तो नाउन सिंगुलर। मैन यहां सिंगुलर है, मैन का प्लूरल होता है मेन, तो ए के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो हैज लगाएंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। सबमिटेड द फॉर्म फॉर इंटरव्यू। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी रूल्स के आधार पर ग्रामर की क्लासेज। ऐसी बहुत सारी क्लासेज मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप इस गुरु लर्निंग ऐप से जुड़े रहिए और अपने भविष्य को अपने अनुसार गढ़िए, अपने करियर को आप जो चाहते हैं उस तरफ लेकर जाइए। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपकी ताकत आपकी नॉलेज है और नॉलेज कम करना, ताकत कम करना अपने भविष्य को अंधेरे में ढकेलने के बराबर है। आपके साथ लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए। उन लाखों में से खुद को बेहतर साबित करना है और खुद को बेहतर साबित करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट। मैं आपका बीके सिंह, आपके साथ हर कदम।